तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के आखिरी लेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। फिलहाल क्वेश्चन 9 पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक से और एंडोथर्मिक से क्या मतलब है ये हमें बताना है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे, और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसको एंडोथर्मिक कहेंगे। पहले अपनी बुक में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देखा था। तो हमारी बुक में सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस तरह की होती है। हमने एक बीकर के अंदर वाटर लिया था और वाटर में डाल दिया था क्या, क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते ही क्या बन गया था, स्लैग लाइम। और जब हमने इस बीकर को छू कर देखा था तो ये कैसा हमें लगा था, गर्म लगा था। तो इससे पता चलता है कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब ये एक तरह की कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा दूसरा जो पेज था वहाँ पे भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिले थे एक्सोथर्मिक के, जैसे ये C+O2 मतलब बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब बर्न किया जाता है तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ में हीट भी मिलती है। आप सब ये अच्छी तरह से जानते होंगे जब कोयला जलाया जाता है तो कोयला किस लिए जलाया जाता है, ताकि उससे हमें हीट मिल सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को बर्न करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, हीट निकलेगी। तो वो भी एक तरह की क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक तरह की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये मैं आपकी बुक का पेज नंबर 7 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जब भी यूट्यूब वीडियो देखें तो साथ में किताब ज़रूर रखा करें। चलिए खैर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन लिख दी है। रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगी प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ, उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दिखाए थे, उसमें से 2 यहाँ पे लिख दिए हैं। क्विक लाइम को जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्लैग लाइम। कार्बन यानी कि कोल को जब बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इन दोनों ही रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, इसलिए ये दोनों एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स हैं। आप इन दोनों में प्लस हीट भी लिख के दिखा सकते हैं अलग से, ऐसे करके प्लस हीट और प्लस हीट बिल्कुल लिखा जा सकता है, ताकि दिखाई दे कि वाकई में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एंडोथर्मिक की डेफिनेशन लिख दी है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है, उनको देख लेते हैं। तो अभी जो मैंने आपको दिखा रखा है ये हमारी बुक का पेज नंबर 8 है। यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी की थी फेरस सल्फेट की। इस एक्टिविटी को करते समय हमें हीट क्या करनी पड़ी थी, सप्लाई करनी पड़ी थी, अपने पास से हीट देनी पड़ी थी। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसको हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। वो अलग बात है कि ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, लेकिन क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जा सकता है। इसके अलावा ये जो नीचे लिखी हुई रिएक्शन आप देख रहे हैं सबसे नीचे, CaCO3 प्लस गिव्स हीट CaO, ये भी एक तरह की क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा दूसरे पेज पर इसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये भी क्या है, एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी लेड नाइट्रेट को क्या करना पड़ रहा था, हीट करना पड़ रहा था। और ये जो एक्टिविटी 1.7 थी इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे थे, तो इस रिएक्शन में भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी एक तरह की क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा ये जो सिल्वर नाइट्रेट वाली रिएक्शन थी इसमें भी हमें क्या करना पड़ा था, सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ रही थी, इसलिए ये भी एंडोथर्मिक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगले पेज पर पेज नंबर 10 पर हमने क्या किया था कि एक एक्टिविटी की थी, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो जब हमने इस एक्टिविटी को किया था और बीकर को टच करके देखा था तो इसमें हमें काफ़ी ठंडक महसूस हुई थी, और टेम्परेचर भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर उसका -26 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसका मतलब वो रिएक्शन भी अपनी सराउंडिंग में से क्या कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो भी एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो सकता है।
तो इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई थी वो भी आप एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल एंडोथर्मिक के वहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए। क्विक लाइम को जब हीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा दो चीज़ों में, भले ही ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन इसको एंडोथर्मिक में भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड जो चाइना डिश में लेके सनलाइट की प्रेजेंस में रखते थे, वहाँ पे भी वो दो चीज़ों में ब्रेक हो रहा है। डीकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल है और एंडोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल ये इसलिए है क्योंकि इसमें हमें सनलाइट देनी पड़ रही है। तो बाहर से अगर एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी रिएक्शन के अंदर तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। या फिर अगर उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और उस रिएक्शन में हमें ठंडक महसूस हो रही है तो भी हम उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 9 जो है वो पूरा हो चुका है, जिसमें हमसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पूछा गया था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, इसके बाद 10वां सवाल है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करना है। तो पहले देख लेते हैं कि बुक में इसके बारे में कहाँ बताया गया था। तो बुक में इसके बारे में बताया गया था पेज नंबर 7 पर। ये रहा पेज नंबर 7। यहाँ पे लिखा हुआ था कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में होता है उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O और प्लस एनर्जी। तो क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है कि द फूड टेकन आउट बाय द लिविंग बींग्स इज़ ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। जितना भी हम खाना खाते हैं वो बाद में जाके किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में। कुछ भी खाओ, पिज़्ज़ा, बर्गर, एनीथिंग, वो अंदर जाके पेट में जाके उसका क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज बनाने का काम करता है। द ग्लूकोज सो फॉर्म्ड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। उसके बाद उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, वो जो ग्लूकोज है उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और क्या रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। समझ गए? एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। जो खाना हम खाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। किसकी मदद से, डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से। ठीक है, उसके बाद वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। क्योंकि एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन में इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसको, रेस्पिरेशन को। ठीक है, और नीचे यहाँ पे वो रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो रिएक्शन लिख दिए। ये क्या चीज़ है, ये ग्लूकोज है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो क्योंकि इसमें एनर्जी निकलती है इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तुम्हें बस ये याद रखना चाहिए कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बाकी बैलेंस तो तुम उसको कर ही लोगे आसानी से। ठीक है, एक से एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे, और ये बैलेंस हो जाती है बड़े आराम से। इस तरह से सवाल नंबर 10 पूरा हुआ। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए खैर, इसके बाद है सवाल नंबर 11। लिखा हुआ है कि वाई इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शन। और उसके लिए इक्वेशन भी हमें लिख के दिखानी है। तो पहले तो हमें ये बताना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट क्यों कहते हैं। तो अपोजिट तो कहेंगे ही ना, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक हो जाता है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मिलकर एक बना देते हैं। तो वहाँ पर एक ब्रेक हो रहा है दो से ज़्यादा में, या दो या दो से ज़्यादा में। और कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि दो मिलकर एक बना रहे हैं, तो उल्टा तो हो ही रहा है ना। इसीलिए तो दोनों रिएक्शन को एक दूसरे का क्या कहा जाएगा, अपोजिट कहा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देख लीजिए ज़रा। इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस
टू और मोर प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। वेयर इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव द सिंगल प्रोडक्ट। तो क्योंकि दोनों रिएक्शन में एक दूसरे का उल्टा होता है, इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, अपोजिट कहा जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इक्वेशंस भी लिखनी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों के एग्जांपल लिख दिए हैं। पहला वाला देखिए, है दोनों एक ही चीज़ लेकिन रिएक्शन अलग अलग है। एक कॉम्बिनेशन है और दूसरी क्या है, डीकम्पोजिशन है। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो दो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, और H2O ब्रेक डाउन हो गया H2 प्लस O2 में, तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है दो प्रोडक्ट में, दो से ज़्यादा में भी हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो हमने ये बताया कि डीकम्पोजिशन को और कॉम्बिनेशन को एक दूसरे का अपोजिट क्यों कहते हैं, और उसके बाद हमने उनके एग्जाम्पल भी लिख दिए। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर लिख देना, यहाँ पे इस एरो के ऊपर, क्योंकि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तभी तो वाटर हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। आप लोगों को याद होगी एक्टिविटी 1.7। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो भी मैंने बना के दे रखी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के वो एग्जाम्पल लिखो जिसमें एनर्जी की सप्लाई हो रही होगी, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखने से पहले बुक में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। डीकम्पोजिशन के ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एनर्जी सप्लाई होगी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। वैसे आपको याद होंगे लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। देखो जरा इस वाले पेज पर, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, हीट की फॉर्म में। ठीक है, इसके बराबर में भी एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, हीट की फॉर्म में। और ये जो एक्टिविटी 1.7 थी, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इसमें हमने वाटर का डीकम्पोजिशन किया था। और इसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, सनलाइट की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिसमें एनर्जी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई हो रही होगी। तो मैं वो तीनों एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको अभी अभी दिखाए थे। तो इस तरह से वो तीनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले हमने फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स को हीट किया था, तो उनका ग्रीन कलर गायब हो चुका था। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, हीट की फॉर्म में। दूसरा वाटर का डीकम्पोजिशन था, उसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तीसरा AgCl को चाइना डिश में रख के सनलाइट के सामने रख दिया था, तो एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही थी, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 12 पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है ये हमें बताना है। और ये सवाल 2010, 11 और 12 3 साल तक लगातार आता रहा था। उसके बाद भी शायद आया होगा, लेकिन मेरे पास इतनी ही जानकारी है। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट में और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। पहले इन दोनों रिएक्शंस को बुक में देख लेते हैं दोबारा से कहाँ पर है ये। तो बुक में पेज नंबर 11 पर बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी हुई है। जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तभी तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो गया था, क्योंकि इसमें हमने आयरन रखा था। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल उसके नीचे है ये। उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जानते हैं। मैं नीचे यहाँ पे रिएक्शंस लिख देता हूँ जल्दी से।
ठीक है, तो मैंने इस तरह से दोनों के एग्जाम्पल लिख दिए। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि इसमें देखो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो Pb जो है ना, कॉपर को यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो बन जाएगा PbCl2। और कॉपर जो हटाया था वो ये रहा। तो ज़्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। देख लो कैसे, कि जो Ba है वो चला जाता है SO4 के साथ में, और Na किसके साथ चला जाता है, Cl2 के साथ में, और NaCl बना लेता है। ठीक है, तो फिर से हम लगातार अपना चैप्टर रिवाइज करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि सब चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। समझ में आ जाता है तो लाइक करना मत भूला करो। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। तो यहाँ पे बात हो रही है सिल्वर की रिफाइनिंग की। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग। देखिए रिफाइनिंग क्या होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें, मिट्टी का तेल, ये सब सुना होगा। तो ये सब जो तरह तरह के जो ऑयल होते हैं, पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल, ये सब हमें मिलते हैं क्रूड ऑयल से। विदेशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं और फिर उसकी रिफाइनिंग होती है। हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज़ हैं, क्रूड ऑयल की वहाँ पे रिफाइनिंग होती है, और उसके बाद उसमें से अलग अलग तरह के ऑयल निकाले जाते हैं। उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, उसमें से डीजल भी निकलता है, उसमें से वाइट पेट्रोल भी निकलता है, और यहाँ तक कि वैसलीन जो होती है ना, पेट्रोलियम जेली, वो भी उसी के अंदर से निकलती है। तो उसको रिफाइनिंग कहा जाता है। रिफाइनिंग का मतलब उसको पूरी तरह से क्लीन कर देना, साफ़ कर देना, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटा देना। तो फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की रिकवरी कहाँ से होती है, सिल्वर नाइट्रेट से होती है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। यहाँ पर एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ। तो राइट डाउन द रिएक्शन, उस रिएक्शन को हमें लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर निकाला जाएगा, तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट किसके साथ करवाया जाएगा, कॉपर मेटल के साथ। तो Cu यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर सिल्वर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा, Cu, तो यहाँ पे आ गया CuNO3 बन गया, और सिल्वर हो जाएगा अलग। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन क्या है, एक बार फिर से समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से हमें सिल्वर चाहिए, तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन कॉपर से करवा देंगे। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए सिल्वर को वहाँ से कर देगा डिस्प्लेस, और बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और जो सिल्वर यहाँ से डिस्प्लेस किया है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आप सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर कैसे रिकवर करोगे, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर कैसे निकालोगे। तो आप जवाब देंगे कि हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कॉपर के साथ करवा देंगे। कॉपर क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर उसको डिस्प्लेस कर देगा, और हमें कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिल जाएगा। समझ गए। तो सिल्वर नाइट्रेट में से अगर सिल्वर निकालना है तो आप किससे रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर से। ठीक है, अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या अनबैलेंस है। NO3 अनबैलेंस है। NO3 जो है ना, पूरा का पूरा यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे NO3 एक ही है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब सिल्वर यहाँ पे 2 हो गए, वहाँ सिल्वर एक ही है, तो 1 2 यहाँ पे भी लगा देंगे। कॉपर यहाँ पे 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, तो कॉपर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सवाल नंबर 14 में ये पूछा गया था कि सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है, किस में से, सिल्वर नाइट्रेट में से। तो हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, कॉपर मेटल से। तो उसकी रिएक्शन लिखो, तो हमने लिख दी सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ रिएक्शन। तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, और सिल्वर हमें आसानी से मिल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी इनसोल्यूबल चीज़ जो डिज़ोल्व नहीं होती उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है।
तो कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देना है तो दे देंगे बड़े आराम से, पहले किताब में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो बुक में जो है ना पेज नंबर 11 पर आपको ये रिएक्शन मिलेगी। ये हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया था कि इसका सोडियम सल्फेट का और ऊपर से बेरियम क्लोराइड डाल दिया था, तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था किसका, बेरियम सल्फेट का। और क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना था सफ़ेद रंग का, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, अपनी बुक में देख लेना। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना था, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी करवा रखा था, ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख दिया। इनमें से प्रेसिपिटेट कौन सा है, ये वाला। क्या होता है प्रेसिपिटेट, इनसोल्यूबल सॉलिड जो घुलता नहीं है। और नीचे उसकी डेफिनेशन लिख दी, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बार बार हम चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हैं, पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था उन्हीं चीज़ों को, अब क्वेश्चंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, अब सवाल नंबर 16 आ चुका है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच। एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन को और किसको, रिडक्शन को। तो हम तो अच्छे तरह से जानते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाती है या गेन हो जाता है तो कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकल गई या रिमूव हो गई तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। आसान भाषा में ऐसे बोलते हैं, ऑक्सीजन का मिलना इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना इज़ कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिख दी है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। जैसे सोडियम ने ऑक्सीजन को गेन किया तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन के, क्योंकि इसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। अब आ जाओ जरा रिडक्शन पर। रिडक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन या लॉस ऑक्सीजन। लूज लॉस दोनों लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन को लूज कर देता है या ऑक्सीजन का लॉस कर देता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन थी लेकिन अब निकल गई, अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं रही तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसको देखो, ये नई चीज़ है तुम्हारे लिए, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसके पास पहले ऑक्सीजन थी लेकिन अब नहीं रही, निकल गई इसकी ऑक्सीजन। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ना तो इसकी ऑक्सीजन गायब हो जाती है। तो ये भी एक तरह की क्या है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीजन निकल जाती है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन मिल जाती है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, 17वें सवाल पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। एक चमकता हुआ ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसको हवा में गर्म करने पर वो काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। जिन्होंने ढंग से पढ़ा है ना चैप्टर, वो समझ गए होंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कॉपर की। वो जो जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर है। क्योंकि जब हम उसको हीट करते हैं ना, हीट करने के बाद वो काला पड़ जाता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। सबसे पहले उस एक्टिविटी को देखते हैं। ये रही वो एक्टिविटी। इसमें हमने ब्राउन कलर का एलिमेंट कॉपर लिया था, ये लिखा हुआ है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। ब्राउन कलर का होता है कॉपर पाउडर, जब उसको हीट करते हैं तो वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि हीट करते समय कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कॉपर ऑक्साइड, और वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं इसको वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है कि एलिमेंट X इज़ कॉपर। वो जो ब्राउन कलर का चमकता हुआ सब्सटेंस था वो क्या था, कॉपर था। और द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज़ कॉपर ऑक्साइड। और जो ब्लैक कलर का बनता है वो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कॉपर को हमने जब चाइना डिश में लिया था, हीट किया था, तो उसने ऑक्सीजन से क्या कर दिया था, रिएक्शन कर दिया था, और ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड मिल गया था। यहाँ पे ब्लैक लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्लैक, और यहाँ पे हीट भी लिख दिया क्योंकि हीट करते हैं ना। एक बार सवाल को फिर से रिपीट करते हैं। सवाल ये था, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, चमकता हुआ ब्राउन कलर का एलिमेंट X है,
जब उसको हीट करते हैं एयर में तो वो काला पड़ जाता है। तो हम समझ गए थे कि वो कॉपर है, कॉपर को हीट करने पर ही वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो कि ब्लैक होता है। उम्मीद है कि सवाल को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये लिखा हुआ है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों करते हैं? तो इसका जवाब कोई भी दे सकता है, चाहे किसी ने 10वीं पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो। तो इसके जवाब में ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट इसलिए करते हैं ताकि हम उन्हें रस्टिंग से बचा सकें या हम उसे जंग लगने से बचा सकें। तो ये जो आंसर है ना, ये एक तरह का जनरल आंसर है, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। साइंस की भाषा में हम इसका आंसर कैसे देंगे वो समझ लीजिए ज़रा। तो साइंस की भाषा में इसका आंसर देने के लिए हम बताएंगे कि जब हम किसी आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट कर देते हैं तो उससे पेंट एक लेयर की तरह से उसके ऊपर बन जाता है और उस आयरन आर्टिकल में और बाहर की जो एयर या मॉइस्चर होता है उसमें कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। कांटेक्ट क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। उसी की वजह से जो आयरन आर्टिकल है वो पूरी तरह से क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। एक बार फिर से समझो, जब हम किसी आयरन आर्टिकल के ऊपर पेंट करते हैं तो पेंट की जो लेयर होती है वो बाहर का जो मॉइस्चर, एयर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका आयरन आर्टिकल से कांटेक्ट क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, क्योंकि बीच में लेयर आ जाती है। अब आयरन का जो बाहर की एयर या मॉइस्चर से कांटेक्ट हो नहीं पाएगा तो आयरन में रस्टिंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो आंसर लिख दिया है कि बाय अप्लाइंग पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन, यानी कि रस्टिंग। आयरन के आर्टिकल पर पेंट करने से उनको रस्टिंग से या कोरोजन से रोका जा सकता है। तो ये तो था जनरल आंसर। इसके बाद साइंटिफिक आंसर शुरू होता है। पेंट डज नॉट अलाउ एयर एंड वाटर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ आयरन। तो पेंट की वजह से एयर और वाटर जो हैं वो आयरन की सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ पाते और उससे हमारा जो आयरन आर्टिकल है वो पूरी तरह से सेफ हो जाता है। तो इस तरह से सवाल नंबर 18 का साइंटिफिक आंसर हमने लिख दिया है। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लूज्ड विद नाइट्रोजन, वाई। ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम में नाइट्रोजन गैस क्यों भर दी जाती है? वो सवाल था ना कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो हमने आंसर में लिखा था क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस होती है और वो चिप्स का जो ऑक्सीडेशन है उसको रोक सकती है, इसीलिए चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, तो उसी आंसर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है, 2014 में आ चुका है। तो आप समझ गए ना, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है। चिप्स के पैकेट में जब उसको भरेंगे तो वो चिप्स से कोई रिएक्शन नहीं करेगी, चिप्स के पैकेट में चिप्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और चिप्स जो हैं वो लंबे समय तक अच्छे बने रहेंगे। ठीक है, वैसे भी नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होती है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि एटमॉस्फेयर में आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन करीब 78% है। अगर ये नाइट्रोजन गैस ज़रा सी भी रिएक्टिव होती तो हम लोग अब इस धरती पर ज़िंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि इसके रिएक्टिव होने की वजह से ये हमें नुकसान पहुंचा सकती थी, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो और ऑक्सीजन कितनी है? सिर्फ 21%। ऑक्सीजन एक रिएक्टिव गैस होती है, ये हम इनहेल करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है, इसलिए वो चिप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और चिप्स के ऑक्सीडेशन को भी रोकती है, इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने आंसर लिख दिया है कि नाइट्रोजन इज़ एन अनरिएक्टिव गैस। नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस होती है, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती, एंड इट प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, देयरफॉर ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लूज्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इट प्रिवेंट द चिप्स के साथ साथ ये भी लिख देना ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे एरो बना के दिखा दिया है कि चिप्स के साथ साथ आपको ये भी लिखना होगा कि चिप्स और ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स। ठीक है, फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो नाइट्रोजन क्या करती है, चिप्स को या फिर ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से रोक देती है, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन रुक जाता है, इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ गए होंगे। आखिरी सवाल करते हैं अपने चैप्टर का।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। ये चैप्टर का आखिरी सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। वैसे तो आप इसके बारे में भी जानते ही होंगे। एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है, एक एक एग्जाम्पल देना है उनका। तो कोरोजन हम जानते हैं कि जब भी किसी मेटल को उसके चारों ओर के एनवायरनमेंट की वजह से उसमें वीक हो जाती है या उसके ऊपर कोई लेयर बन जाती है, उस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, etc, इट इज़ सेड टू बी कोरोड। ठीक है, जब कोई मेटल अटैक्ड होती है इसके चारों ओर के सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर, एसिड और भी कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, तो हम कहते हैं कि मेटल क्या हो गई है, कोरोड हो गई है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कोरोजन कहा जाएगा। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, समझ गए। इसके बाद पढ़ते हैं रेंसिडिटी के बारे में अगले पेज पर। ये लिख दी मैंने रेंसिडिटी की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। जब ऑयल और फैट और ऑयल वाले जो फूड आइटम होते हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनको खुले में रख देते हैं तो वो एयर से रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी वजह से उनकी स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल वही फूड वाला लिख दिया कि द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड चेंज व्हेन इट इज़ केप्ड ओपन फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, फूड को जब लंबे समय तक खुले में रख देते हैं बिना फ्रिज के, या फिर ओपन उसका ढक्कन हटा के रख देते हैं, तो वो एयर की जो ऑक्सीजन होती है उससे धीरे धीरे रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका स्मेल और टेस्ट पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि पढ़ाया गया सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।